नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण के सियासी दलों की जोर आजमाइश तेज हो गई है। सियासी बयानबाजियों ने चुनावी पारा हाई कर दिया है। इन्हीं सबको संजोकर हम आपके लिए फिर से हाजिर हैं एक खास कार्यक्रम दंगल 2024 के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव से जुड़े हर अपडेट। चुनावी रैलियों ने कहां बढ़ाया कितना पारा, किस बयान पर हो रही है नोकझोंक, राजनेताओं को लेकर क्या है जनता की राय। अब से अगले आधे घंटे में सियासत से जुड़ी खबर का देखिए पूरा अपडेट। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दंगल टॉप 10 के साथ। महाराष्ट्र और तेलंगाना में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस का पंजा जनता का पैसा लूटता था। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवार को लिखा लेटर, बोले ओबीसी से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने के कांग्रेस एजेंडे का करे प्रचार। खंडवा और बड़वानी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरे हुंकार, मांधाता और राजपुर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, बोले डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस। शिवराज के समर्थन में उतरे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, रायसेन के बेगमगंज में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, भारी मतों से जीतने की अपील। तीसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, भिंड में प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित, बोले बीजेपी जीती तो संविधान फाड़कर फेंक देंगे। एमपी में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका, वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत ने थामा बीजेपी का दामन, सीएम की मौजूदगी में ली बीजेपी की सदस्यता। जांजगीर चांपा में गरजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिव कुमार डहरिया के पक्ष में किया चुनाव प्रचार, बोले सबका साथ तो लिया लेकिन विकास की जगह सबका सत्यानाश किया। सीएम विष्णुदेव साय का तूफानी दौरा जारी, रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 3 चुनावी रैली को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट, बोले दंगा कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए बीजेपी को दे वोट। दिल्ली कांग्रेस को मिला कार्यवाहक अध्यक्ष, देवेंद्र यादव बने दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष। 2 दिन पहले लवली ने दिया था इस्तीफा। टॉप 10 के बाद दंगल में आज बात उस शख्स की करेंगे जिसने चुनाव के बढ़ती सियासी पारे के बीच नया विवाद छेड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना की, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं और इस समय कर्नाटक सेक्स कांड के आरोपी हैं। जेडीएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले प्रज्वल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 2500 से ज्यादा महिलाओं के साथ। विवाद बढ़ने के बाद पार्टी ने प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड कर दिया है। क्या है प्रज्वल का पूरा विवाद, क्यों मचा हुआ है इतना घमासान, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रज्वल रेवन्ना, उम्र 33 साल, पार्टी जेडीएस, परिवार पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते, आरोप 2000 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन शोषण, कार्रवाई पार्टी से सस्पेंड। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का परिवार चर्चा में है, वजह है कथित सेक्स स्कैंडल। इस सेक्स स्कैंडल में देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन पर यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने जैसे आरोप हैं। इस मामले में रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। जेडीएस की कोर समिति की बैठक में रेवन्ना के सस्पेंशन पर फैसला लिया गया। बैठक के बाद जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवगौड़ा ने कहा कि हम प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी बनाने का प्रस्ताव करते हैं। हमने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एसआईटी जांच पूरी होने तक प्रज्वल को पार्टी से सस्पेंड करने को कहा है। वहीं कुमार स्वामी ने कहा कि प्रज्वल का सस्पेंशन एसआईटी जांच पूरी होने तक है। मैंने गलत करने वालों का कभी बचाव नहीं किया, लेकिन इस विवाद में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का नाम लेना गलत है। कांग्रेस हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जेडीएस पार्टी महिलाओं पर अन्याय की विरोधी है, लेकिन एक सवाल है कि जब चुनाव में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तब ये पेन ड्राइव क्यों रिलीज की गई? कर्नाटक सरकार के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिए गए हैं। They are working
in Revana's residence on the basis of FIR I am telling you. They worked in his house in 2012. On that basis he told this issue is old one. From 2012 they are worked in Revana's house. They left the Revana's house 5 years back. After 5 years, why this issue now? Some people they wanted to raise it. इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक के डीजीपी को मामले में 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। एनसीडब्ल्यू ने कर्नाटक के डीजीपी लिखे लेटर में कहा, हम मामले की निंदा करते हैं। ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर हमें 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दें। हाल ही में कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने भी सरकार को एक पत्र लिखा था। इसके बाद मामले की जांच को लेकर एसआईटी गठित की गई थी। हाल ही में प्रज्वल की संलिप्तता वाले कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इसके बाद से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस पर हमलावर हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ जांच हो। हमारे गठबंधन साथी जेडीएस ने भी कहा है, कानून राज्य सरकार का विषय है और कांग्रेस की सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मामले को लेकर सोमवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा, जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर?
सब चीज हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक कि अपराधी वापस नहीं आएगा। हमने अभी संज्ञान लिया है और राज्य महिला आयोग ने पहले ही संज्ञान लिया था। इनफैक्ट उनके संज्ञान पर ही एसआईटी की गठन हुआ था और आज हमने भी डीजीपी से स्टेटस पूछा है। पहली बात, सरकार ने उनको भागने क्यों दिया? जब राज्य महिला आयोग ने उनको कंप्लेंट किया ही था तो इस पे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया कर्नाटका पुलिस ने, और उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और उसका 3 दिन में हमें जवाब भेजे, ऐसा हमने उनसे पूछा। अब ये तो कर्नाटका सरकार ही बताएगी क्योंकि सरकार उनकी है, वही बताएगी कि क्या किया है, भगाया गया है या किसी ने हेल्प की है सरकार में, या उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, इतना लेट क्यों लिया। अगर पहले से पता था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। राज्य महिला आयोग के उस पे कंप्लेंट पे उन्होंने एसआईटी गठन की, पुलिस को कैसे नहीं पता चला? अगर राज्य महिला आयोग को पता चला था तो ये जवाब तो कर्नाटका सरकार को ही देना है। ये पूरा मामला रेवन्ना के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प की एफआईआर से सामने आया। महिला ने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता होले नरासीपुर की रहने वाली है। उसका पति एचडी रेवन्ना की मिल्क डेयरी में मजदूरी करता है। दावा है कि पीड़िता एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 33 साल की रेवन्ना शनिवार सुबह ही जर्मनी भाग गए थे। रेवन्ना का दावा है कि उनकी वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और उनकी छवि खराब करने के लिए इन वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में बीजेपी नेता देवराजे विजयेंद्र ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र को एक चिट्ठी लिखी थी। दावा किया था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें महिलाओं के यौन शोषण के करीब 2500 वीडियो शामिल हैं। देवराजे ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना समेत एचडी देवगौड़ा के परिवार के कई नेताओं पर गंभीर आरोप है और जेडीएस के साथ हम गठबंधन में हैं। इन वीडियोस में कुछ महिला सरकारी अफसर भी दिख रही हैं। उसमें लिखा था मैं ऐसा आसन कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का अभी लड़ रहा है ना, वो जेडीएस का साथ हम अलायंस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। मगर इसमें क्या है, उसका ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस है, सेक्सुअल हरासमेंट, वो सभी ही उसमें हम देखे हैं। इसलिए मैं क्या बोला, मैं उसका पूरे वीडियो पे एक पिन ड्राइव था उसका ड्राइवर का साथ। अभी हमारे पास एक क्लाइंट आ गया था, वो प्रज्वल रेवन्ना का ड्राइवर है, उसका नाम तो कार्तिक है। वो आके मेरे को बोला वो बहुत तकलीफ दे रहे हैं हमारा परिवार को, हमारा प्रॉपर्टी निकाल दिया। वो कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी वो जबरदस्त करके ले रजिस्ट्रेशन कर दिया। वो अभी कोई कंप्लेंट दिया तो पुलिस वाला कोई भी नहीं ले रहा है। ऐसा इतना लफड़ा चल रहा है मेरे को हेल्प करने के लिए। मैं ये सोचा पूछ लिया। इसका बाद कार्तिक ने एक बात बोला, वो पूरा गंदा परिवार है, वो सही आदमी नहीं है। मैं पूछा क्यों ऐसा बोल रहा है? नहीं, उसका पूरा गंदा वीडियो उसका पास है। इन वीडियो का इस्तेमाल सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल रहने के लिए महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने ये भी कहा था कि वीडियो और दस्तावेजों वाली एक पेन ड्राइव कांग्रेस लीडरशिप के पास पहुंच गई है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर लोकसभा चुनाव के लिए प्रज्वल को एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाता है तो संभावना है कि कांग्रेस इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। और दंगल में अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो की, जिसने इस वक्त सियासी गलियारों में खूब हंगामा मचाया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मामले में अब 7 राज्यों में जांच की जा रही है। क्या है फेक वीडियो के मायने, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट।
अमित शाह फेक वीडियो केस में मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी का पीए और दूसरा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इस केस में सोमवार 29 अप्रैल को भी असम से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस की यूनिट इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन IFSO ने इस मामले में 16 लोगों को समन भेजा। ये सभी 7-8 राज्यों से है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को 29 अप्रैल को ही समन भेजा जा चुका है। इन सभी लोगों को 1 मई को दिल्ली में IFSO यूनिट में पेश होना होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 16 में से 6 लोग तेलंगाना कांग्रेस के सदस्य हैं, जिनमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी को संबंधित दस्तावेज और सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल लैपटॉप लाने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति फैलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ST, SC और OBC के आरक्षण की समर्थक और हमेशा से इसके संरक्षण के लिए भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी ने भी कई बार बोली है। SC, ST और OBC के आरक्षण में किसी दल ने डाका डाला है तो वह कांग्रेस पार्टी है। फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस में एक शिकायत भाजपा ने और दूसरी शिकायत गृह मंत्रालय ने की थी। भाजपा ने देश भर में FIR दर्ज कराने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ST, SC, OBC के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। ST, SC, OBC के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। वो रिजर्वेशन के कारण OBC का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को OBC कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा, हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर ST, SC और OBC को हम न्याय दिलाने का काम करें। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है अमित शाह का फेक वीडियो का पूरा मामला। 27 अप्रैल को सोशल मीडिया पर अमित शाह का एक फेक वीडियो वायरल हुआ। इसे तेलंगाना कांग्रेस और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शेयर किया था। इसमें वे SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं। PTI की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि मूल वीडियो में अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण हटाने की बात कही थी। इस मामले को लेकर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समन जारी किया। उनसे 1 मई को पूछताछ होगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब तक क्या एक्शन हुआ है। तेलंगाना सीएम को नोटिस, फोन लाने को कहा गया। असम से गिरफ्तार हुआ वीडियो एडिट करने वाला। गुजरात के अहमदाबाद से 2 गिरफ्तारियां हुई। रेवंत रेड्डी के अलावा 6 और नेताओं को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने फेसबुक और X से मांगी जानकारी। बीजेपी के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने 27 अप्रैल को तेलंगाना कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए इस फेक वीडियो को X पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस एडिटेड वीडियो फैला रही है जो पूरी तरह से फेक है। इससे बड़े पैमाने पर हिंसा होने की आशंका है।
उन्होंने आगे कहा कि यह फर्जी वीडियो कई कांग्रेसी नेताओं ने शेयर किया है। अब वे कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इस पोस्ट के बाद एक्शन शुरू हुआ। फेक वीडियो मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। खुद पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग भाजपा सरकार का सामना नहीं कर पा रहे, वे तकनीकी का गलत इस्तेमाल कर फेक वीडियो फैला रहे हैं। जब उनके झूठ काम नहीं कर रहे, तब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझ जैसे नेताओं का चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं और मोहब्बत की दुकान पर फेक वीडियो बेच रहे हैं। विपक्षी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर मेरे जैसे नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस ने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण दिया। कर्नाटक में उन्होंने रातों रात बिना किसी सर्वे, पिछड़ापन तय किए बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। कांग्रेस अब प्रचार कर रही है कि भाजपा 400 पार करने के बाद संविधान बदल देगी और आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के समन के बाद रेवंत रेड्डी ने मुझे पता चला है कि दिल्ली पुलिस भी तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ पोस्ट किया और वे लोग तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम को गिरफ्तार करने चले आए। कोई भी उनसे डरने वाला नहीं है। हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते, और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। और मैं एक बड़ी गंभीरता से उन पर आरोप लगा रहा हूं। सामाजिक तनाव पैदा करके अनहोनी घटनाएं घटे, इसके खेल खेले जा रहे हैं। और इसलिए मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की सातारा की पवित्र धरती से देशवासियों को कहना चाहता हूं, मीडिया के मेरे साथियों को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश की एकता के लिए कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पर आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकारी दे। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम। लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो
सर्कुलरेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। भाई और बहनों, मेरी आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सत्य को जनता तक पहुंचाइए। जनता को गुमराह जो करना चाहते हैं उनको अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में झूठे तरीके से रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मोदी जी, आज तक अमित शाह जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को तेलंगाना मुख्यमंत्री को अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई